हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th का है, रिलेशंस और फंक्शंस का। इस क्वेश्चन में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो ये है इस चीज को ढंग से समझना। ये वाली जो चीज है, देखो इसमें ये तो आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, डोमेन। ये क्या होता है जो इसके बाद लिखा होता है, कोडोमेन। क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन कुछ अलग तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझने के लिए आप ये ही समझें कि जो इसका कोडोमेन है ना वो -1 to 1 है, क्योंकि कोडोमेन का एक एलिमेंट है x और वो x बिलोंग कर रहा है -1 to 1। ठीक है ना। और फंक्शन क्या गिवन है, x/1 + mod x। इसको हमें शो करना है। जब भी हमें किसी फंक्शन को 1 ऑन टू शो करना होता है तो हम सेट पैटर्न का यूज करते हैं। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है ना। सेट पैटर्न का यूज करेंगे। सेट पैटर्न में कैसे यूज होता है, देखो क्या शो करेंगे हम। सबसे पहले 1 1 फंक्शन शो करेंगे, 1 1। ठीक है, क्या शो करेंगे, 1 1। और फंक्शन जब मॉड में है तो मॉड एक्स को हम -x और +x दो बार, दो कंडीशन के हिसाब से इस f(x) को हम लिख लेंगे। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम 1 1 फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इनपुट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इनपुट की। तो यहाँ पे मॉड x है। अब x तो यहाँ पे प्लस का भी हो सकता था, माइनस का भी हो सकता था, इसीलिए हम x की यहाँ पे दो कंडीशन ले रहे हैं मॉड x की। तो देखो एक बार हमारा फंक्शन हम क्या ले लेंगे, f(x), एक बार हम ले लेंगे x/1 + x, एक बार प्लस वाला ले लेंगे, और फिर दूसरा है f(x) x/1 - x। ठीक है, इस तरह से हम ये ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। अब सेट पैटर्न 1 1 प्रूव करने का क्या बात कहता है कि भाई f(x1) इक्वल होना चाहिए f(x2) के। अब x1 x2 की वैल्यू पुट कर देंगे इस फंक्शन में। x1/1 + x1 इज इक्वल टू x2/1 + x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा x1 + x1 x2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x2 + x2 x1, x2 + x2 x1। x2 x1 लेफ्ट और राइट साइड में दोनों जगह सेम साइन का है, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, x1 और x2 इक्वल। जब x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सेट पैटर्न जो 1 1 का होता है, फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1। हेंस इट इज 1 1 1 1 फंक्शन हो गया। अब देखो इसमें हमने मॉड को क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे, यहाँ पे -x लिया। अब इसमें भी चेक करके देखना पड़ेगा, अगर मॉड नहीं होता तो एक बार से ही हमारा काम बन जाता। तो यहाँ पे अब हम वही सेम कंडीशन लगाएंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), क्योंकि वो खुद ही कह रहा है ना शो करो, इसका मतलब होगा तभी तो शो कर पा रहे हैं हम। और जब कोई भी फंक्शन 1 1 होता है तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ले लेते हैं। फंक्शन में एक बार x की वैल्यू x1 पुट कर लो, एक बार फंक्शन की वैल्यू x2 पुट कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे यहां पे भी आप देखेंगे x1 इज इक्वल टू x2 ही आएगा। अब आप खुद से करके देख सकते हो, ठीक है। हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। 1 1 का काम तो हो गया, ठीक है। यहां पे हमारा 1 1 का काम खत्म हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, ऑन टू की। ओके, ध्यान से सुनते रहना। अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में देखो हम हमेशा बात करते हैं, अपने दिमाग में रखने वाली इनसाइट्स हैं ये। ऑन टू फंक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आउटपुट की। एक तरीके से किसकी बात करते हैं, आउटपुट की। तो मतलब हम बात करेंगे कोडोमेन की। किसकी बात करेंगे, कोडोमेन की। अब जब कोडोमेन की हम बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो x की कोई भी वैल्यू हो,
हमेशा निकल के क्या आएगी, पॉजिटिव। इस बात का याद रखना, क्योंकि हम आउटपुट की बात कर रहे हैं ऑन टू के लिए। ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 केस लिए थे 1 1 के लिए, अब ऑन टू के लिए आपको 2 केस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है तो कोडोमेन किसके इक्वल होता है, रेंज के। किसके इक्वल होता है, रेंज के। रेंज हमारे एक्चुअल आउटपुट्स होते हैं और कोडोमेन तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है। तो डायरेक्टली गिवन किया हुआ कोडोमेन जब हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये ही रेंज है, या गिवन कोडोमेन या गिवन आउटपुट ही हमारा एक्चुअल आउटपुट यानी रेंज है, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाता है। यही हमारा क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट। अब देखो इनपुट तो क्या हम ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो इनपुट तो यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ये रहा देखो ऑल रियल नंबर्स है। पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूं, ये हमें टू प्रूव करना है ना, टू प्रूव है ये वाली चीज। अब देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा x अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब एक चीज बताओ, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप डालो तो ये तो हमेशा क्या रहेगी, नीचे वाली पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 1 प्लस हो जाएगा, और ऊपर रहेगी ओनली x। तो कोई भी वैल्यू निकल के जब आएगी तो 1 प्लस मॉड x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन x। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो आप, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि मॉड तो x को पॉजिटिव बना देगा और उसमें 1 प्लस हो जाएगा, और ऊपर वाली जो भी चीज है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस हो रखा है। तो एक बात आप ध्यान से समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, न्यूमरेटर से बड़ा रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो आपकी वैल्यूज हैं, मतलब देखो ये तो रेंज ही हुई ना, इसको सॉल्व करेंगे तो रेंज ही तो आएगी आपकी, क्योंकि ये आपका क्या है, आउटपुट। इस आउटपुट को जब हम निकालेंगे तो रेंज ही तो आएगी आपकी। तो ये जो भी इसका आउटपुट या फिर रेंज आएगी एक्चुअल वाली, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पे चेक कर रहे हैं या प्रूव कर रहे हैं एक तरीके से, तो जो भी आपका आंसर आएगा यहां पे, दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1, ठीक है। -1 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। किसकी वैल्यू, यहां पे fx की वैल्यू, fx यानी आपका आउटपुट। तो इस आउटपुट को आप y के इक्वल भी ले सकते हो, पूरे को किसके इक्वल ले सकते हो, y के। तो मैं यहां पे y लिख देता हूं, वरना एग्जाम्पल के लिए चलो मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूं कि कैसे आता है। देखो x की वैल्यू आप क्या लोगे, चलो -3 ले लो, x की वैल्यू -3, नीचे 1 प्लस, अब मॉड x है तो -3 क्या हो जाएगा, +3, कितना आ गया, -3/4। और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस की तरफ से लाई कर जाएगी, -1 to 0 के बीच में लाई कर जाएगी, क्योंकि माइनस लग गया ऊपर। अगर मैं ऊपर 5 ले लूं और नीचे 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6, अब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आंसर कितना आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा, प्लस की तरफ से। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। तो कहने का मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो इस ही रेंज में आएगा, ठीक है। अब -1 to 1 ये हमारा क्या आया, आउटपुट यानी रेंज आया, एक्चुअल आंसर्स ये आएंगे। रेंज क्या होते हैं, हमारे एक्चुअल आंसर्स जो आएंगे अकॉर्डिंग टू द डोमेन। डोमेन को हम पुट करके देखते हैं फंक्शन में, और फिर हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअल आंसर्स क्या आ रहे हैं, और एक्चुअल आंसर्स जिस इंटरवल में आते हैं उसी को हम रेंज कहते हैं। अब जो ये रेंज है, ये रेंज ही तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, कोडोमेन। भाई क्वेश्चन में जो कोडोमेन है वो भी तो -1 to 1 ही गिवन है। तो दिस इंप्लाइज यहां पे हम लिख सकते हैं, इससे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन किसके इक्वल हो गया, रेंज के। और जब कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू हो जाता है। कैसा हो जाता है, फंक्शन इज ऑन टू। और आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और जब आपको ये प्रूव करना होता है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, तब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई कोडोमेन में एक नंबर ऐसा आ रहा है
जो डोमेन में से किसी भी वैल्यू को फंक्शन में पुट करके नहीं आएगा, तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो उसको करने का तरीका वो होता है। 1 1 को करने का तरीका यही होता है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर सेम इमेज दे देते हैं तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होता है। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ, जैसे कोई भी फंक्शन ले लो, उसमें अगर मान के चलो 1 पुट करते हैं तब भी 2 आता है, 3 पुट करते हैं तब भी 2 आता है, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स 2 एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज या फिर सेम आउटपुट, आप समझ सकते हो। सो तो फंक्शन विल नॉट बी 1 1। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। देखेंगे ध्यान से। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कोई नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, तो हमें ना सेट को लेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, साथ के साथ लेट कर लेते हैं, लेट सेट एक्स, लेट कर लेते हैं 1 2 3। फिर वो कह रहा है फिर पी एक्स एक पावर सेट है, तो जो पावर, अगर ए और बी दो सेट है ना, तो उनके बीच का जो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है सेट्स के बीच में, वो ये कहता है कि ए बी का सबसेट है। तो पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए 1 1 ऑन टू और सॉरी 1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या है, कंडीशन है पहले, गिवन है जो कंडीशन वो ये है कि अगर ए का रिलेशन है बी के साथ, दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, दोनों को सेम लेके चलते हैं। ए का रिलेशन अगर ए के साथ है तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ ए। ये तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर ये बताओ, यहाँ पे ही समझा देता हूं मैं आपको। अगर 1 कोई सेट है, ये अपने आप का तो सबसेट हो ही सकता है, कोई भी चीज़ अपने आप का सबसेट हो सकती है, तो ये फंक्शन जो है हमारा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब आगे चलो, अब देखो उसने अब क्या बोला है, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के लिए हमें तीनों चेक करने होते हैं। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है, पहले देखो कंडीशन गिवन क्या है, गिवन कंडीशन है ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। और अगर बी का रिलेशन सी के साथ है, कोई तीसरा सेट हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं इसमें तीसरे की जरूरत नहीं है, हाँ इसको उल्टा ले लेंगे। अब ए बी का सबसेट है, सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा। अब ये चेक करना है हमें, क्या चेक करना है कि बी का रिलेशन जब ए के साथ बनेगा तो क्या बी ए का सबसेट होगा। तो ये तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू, एक चीज़ बताओ आप मुझे। 1 2 है, ये सबसेट है किसका, 1 2 3 का। अगर ठीक है, तो अगर क्या इनको मैं रिवर्स जब कर दूंगा, क्या छोटी चीज, क्या बड़ी चीज किसी छोटी चीज का सबसेट हो सकती है, क्योंकि जो सबसेट होता है ना लेफ्ट वाला पार्ट, वो हमेशा क्या रहता है, स्मॉल। यहाँ पे देखो बड़ा आ गया, बड़ी चीज छोटी चीज का हिस्सा थोड़ी होगी, इस ऐसे बोलेंगे ना, छोटी चीज बड़ी चीज का हिस्सा है। तो ये तो हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा, विच इज नॉट ट्रू। हेंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। कैसा हो, नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं। अब चेक कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया, अब ट्रांजिटिव पे भी आ जाते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट या फिर 3 सेट लेने पड़ेंगे, 3 सेट लेने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो ये गिवन था हमें कंडीशन कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। एंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी का रिलेशन अगर सी के साथ है
तो बी सी का सबसेट है। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, मैं कह दूं ये ए है। क्या है ये? ए। ये सबसेट है 1 2 का, मतलब बी का। और फिर मैं बोल दूं बी जो सबसेट है किसका? सी का। और बी क्या है? 1 2। और सी क्या है मेरा? सी को मैं ले लेता हूं 1 2 3। सी है जाएगा मेरा 1 2 3। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव, दिस इंप्लाइज ए सी का सबसेट हो। अब ए क्या है? 1। सी क्या है? ये रहा 1 2 3। तो लेफ्ट साइड में छोटा ही तो आ रहा है, मतलब ये तो इसका सबसेट हो ही सकता है। यस, दिस इज ट्रांजिटिव। ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट नॉट इक्विवेलेंस, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। ठीक है, तो जस्टिफाई भी कर सकते हो आप दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब RKC मैथ्स।